कल विद्यार्थियों मैंने संबंध और फलन कक्षा 11 में जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में था उस पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन पाठ्यक्रम में संभवतः वो नहीं है, इसलिए मैं ये इस चैप्टर की शुरुआत करता हूँ, क्रमचय तथा और संचय की। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ मतलब वस्तुएं हैं, उसमें उन वस्तुओं में अगर हम क्रम से चयन करते हैं तो वो क्रमचय कहलाता है, और अगर हम क्रम पे ध्यान नहीं देते हैं तो वो संचय कहलाता है। इस क्रमचय और संचय में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है, क्रम गुणित। इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। ये शब्द ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फैक्टोरियल। क्रम गुणित, हालांकि क्रम से, इससे आप अर्थ लगा लेंगे, क्रम से गुणा। कल्पना करिए कि अगर फैक्टोरियल इस प्रकार से इसका निशान बनाया जाता है, किताबों में ऐसे लिखा होता है, ये ऐसे लिखो अथवा ऐसे लिखो। इसमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है, जैसे तुमको 1 लिखना है, अब ऐसे लिख दिया, अब बूंदी हल्की हो गई तो 11 पढ़ लिया जाएगा। इसका समाधान करने के लिए मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, यन, और फिर ऐसे निशान बना दिया, यल टाइप का। इसका मतलब होता है 1 से लेकर यन तक की गुणा, 1 2 3 4 और यन के पहले n-1, उसके पहले n-2, अर्थात 1 से लेकर यन तक की गुणा, ये फैक्टोरियल यन कहलाता है। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 गुणा कर लें तो ये 5040 आपको आ जाएगा। फैक्टोरियल 7 का भाव ये है, अर्थात जो फैक्टोरियल है उसको इस प्रकार से आप समझ लीजिए, इसको हिंदी में क्रम गुणित और फैक्टोरियल, क्योंकि इसका यूज होगा। अब एक सबसे पहले बात आती है, एक चीज हम और आपको बता दें, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होगा। अब यहाँ समस्या बन गई कि ये कैसे, तो इसको भी हम प्रूफ करके आपको बताएंगे। ये इसके पहले हम उसको प्रूफ करें, गणना का मूल सिद्धांत हम आपको बताएंगे। गणना का मूल सिद्धांत क्या है? देखिए, यदि कोई एक क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक यम विभिन्न प्रकार से, मतलब स्वतंत्रता का भाव यह है कि उसमें इफर्ट नहीं है, आप कोई क्रिया कर रहे हैं तो कोई कंडीशन नहीं लगी, कोई शर्त नहीं लगी, कोई क्रिया यम प्रकार से कर सकते हैं और इसके पश्चात दूसरी क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक यन विभिन्न प्रकार से संपन्न की जा सकती है, तो दोनों क्रियाओं को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकारों की संख्या यम गुणे यन होगी। एग्जाम्पल देखिए, कोई छात्र है, 2 प्रवेश द्वार हैं, एक x1 प्रवेश द्वार है और x2 प्रवेश द्वार है। माने छात्र के गेट से निकलने के की क्रियाएं 2 हैं, क्या कि वो 2 प्रकार से गेट में प्रवेश कर सकता है, स्वतंत्र है, चाहे इससे निकले चाहे इससे निकले। अब उसके बाद में 3 निकास द्वार हैं, 3 निकास द्वार, 2 से वो स्वतंत्रतापूर्वक प्रवेश कर सकता है और 3 से स्वतंत्रतापूर्वक निकल सकता है। अब 3 से स्वतंत्रतापूर्वक निकलने का मतलब क्या हुआ? y1 y2 y3, y1 y2 y3। ध्यान दीजिए कि जब छात्र 2 प्रकार से प्रवेश कर सकता है तो हमने x1 और x2 लिख दिया। अब निकलने का जो हुआ y1 y2 y3 हुआ। अब देखिए कुल तरीके कितने हो गए, जो मैंने अभी सिद्धांत पढ़ के बताया था। कोई भी क्रिया यम प्रकार से कर सकते हैं स्वतंत्रतापूर्वक, दूसरी क्रिया यन प्रकार से स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं, तो यम और गुणे यन कुल प्रकार होंगे।
तो यम ये देखिए कैसे, आप देखिए, एक तो x1 y1 x1 y2 x1 y3, देखिए एक कंडीशन बनी कि x1 जो है निकसा, एक छात्र x1 से जब निकला तो y1 से निकल सकता है, x1 y2 से निकल सकता है, x1 y3 से निकल सकता है। ध्यान दीजिए, 3। अब दूसरे दरवाजे से अगर निकल घुसे हो x2 तो y1 से निकल सकते हो, x2 y2 और x2 y3। कुल प्रकार कितने हो गए? 6। और यही चीज़ मूल सिद्धांत में हम आपको बताते हैं कि गणना का जो मूल सिद्धांत है वो यही है, कोई एक क्रिया स्वतंत्रतापूर्वक यम विभिन्न प्रकार से आप कर सकते हैं, उसके पश्चात दूसरी क्रिया यन विभिन्न प्रकार से आप संपन्न कर सकते हैं। तो दोनों क्रियाओं के संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकारों की कुल संख्या जो होगी यम गुणे यन होगी। इसको आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसकी आगे आवश्यकता पड़ने वाली है सिद्धांत। आगे देखिए क्या है, योग सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, योग सिद्धांत। इसमें क्या है, यदि दो क्रियाएं इस प्रकार हैं कि उनमें से एक क्रिया के होने पर दूसरी न हो सके, यदि दो क्रियाएं ऐसी हों जिसमें एक क्रिया के होने पर दूसरी न हो सके, तो वे क्रियाएं परस्पर अपवर्जी क्रियाएं कहलाती हैं। तो वे क्रियाएं परस्पर अपवर्जी क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण में आप ये ले सकते हैं कि एक सिक्के को आप उछालें तो शीर्ष या पुच्छ आने की क्रियाएं परस्पर अपवर्जी हैं। योग सिद्धांत को सीखने के पहले यह आपको समझना अति आवश्यक था कि आप अपवर्जी क्रियाएं किसे कहते हैं, क्योंकि योग सिद्धांत में अपवर्जी की आवश्यकता पड़ती है। सिक्का उछालने का एक उदाहरण है, एक सिक्का उछालोगे तो शीर्ष आएगा या पुच्छ आएगा, और शीर्ष आ गया तो पुच्छ नहीं आएगा, ये प्रभावित हो गया। और इस दृष्टि से वे दोनों क्रियाएं परस्पर अपवर्जी क्रियाएं होंगी। अब योग सिद्धांत क्या है? योग सिद्धांत के अनुसार दो क्रियाएं यम और यन प्रकार से संपन्न हो सकती हैं तथा दोनों क्रियाएं परस्पर अपवर्जी हैं, तो किसी एक क्रिया के संपन्न होने की कुल विधियां यम प्लस यन होंगी। बात ध्यान दीजिए, गुणन का सिद्धांत स्वतंत्र क्रियाओं में लगेगा, योग का सिद्धांत परस्पर अपवर्जी क्रिया होने पर लागू होगा। यदि दो क्रियाएं क्रमशः यम और यन प्रकार से संपन्न हो सकती हैं तथा दोनों क्रियाएं परस्पर अपवर्जी हैं, तो किसी एक क्रिया के
संपन्न होने की कुल विधियां m + n होंगी। अब आप प्रश्नावली की 7.1 के प्रश्नों को की शुरुआत करेंगे। इन 7.1 पहला प्रश्न, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 में से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं हैं और 3 अंक की संख्याएं बनानी है। ये आपके पास स्थान है 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें दो खंड हैं। पहला खंड कहता है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, माने यहाँ पर 1 अगर आ गया, यहाँ पर भी 1 आ सकता है, यहाँ पर भी 1 आ सकता है। माने अब आप देखिए इसका सलूशन मैं बता रहा हूँ कि ये जो पहला स्थान है इसको भरने के तरीके आपके पास 5 होंगे। इसको आप कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 तरीके से। अब दूसरा अंक भरने का तरीका क्या होगा? अब क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 अंक आ सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्योंकि अंक की अनुमति है, इसको भरने के तरीके कितने होंगे? 5। और तीसरा अंक इसको भी भरने के तरीके कितने होंगे? 5। तो कुल संभव क्रियाएं, कुल संभव संख्याएं आपकी होंगी 5 × 5 × 5, क्योंकि स्वतंत्र क्रियाएं हैं ये। 5 × 5 = 125 अंक बनेंगे। इसी का सेकंड पार्ट देखिए आप। इसमें क्या स्थिति है? पहला अंक आप भर देंगे 5 प्रकार से। अब 5 प्रकार से मतलब 5 अंक में से कोई भी नंबर जो यहाँ भर जाएगा, तो अगला कह रहा है पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। जो अंक यहाँ आ जाएगा फिर वो यहाँ पर वो अंक नहीं आएगा, अर्थात इसको भरने के तरीके आपके पास 4 ही बचेंगे। जब ये 2 अंक आपके भर गए तो इसको भरने के तरीके कितने बनेंगे? 3। तो कुल संभव संख्याएं आपकी 5 × 4 × 3 होगी। 5 को 20 में 60। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। एक प्रश्न और बताएंगे। दूसरा सवाल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 3 अंकीय संख्याएं फिर बननी है, और लेकिन शर्त क्या है कि सम संख्याएं। और सम संख्याओं का मतलब, और इसमें आगे ये भी कहता है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। देखिए अंकों की पुनरावृत्ति तो आप कर सकते हैं, लेकिन यह जो इकाई का अंक है इसको भरने के कितने तरीके हैं आपके पास? 2 भर सकते हो, 4 भर सकते हो, 6 भर सकते हो। माने इस स्थान को आप केवल 3 प्रकार से भर सकते हैं। अब सवाल यह है कि 6 अंक हैं आपके पास, ये तो फिक्स हो गया, इसको आप 3 ही प्रकार से भर सकते हैं। लेकिन इस स्थान को आप 6 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंक यहाँ 2 है वो 2 यहाँ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ 5 नहीं आ सकता है, यहाँ 3 नहीं आ सकता है, यहाँ 1 नहीं आ सकता। मतलब ये प्रतिबंधित है, ये इस पर प्रतिबंध नहीं है। इसको भी 6 प्रकार से भर सकते हैं आप। तो कुल सम संख्याएं कितनी होंगी? कुल सम संख्याएं आपकी 6 × 6 × 3, 6 × 36 दिया 108। इसमें 5-6 प्रश्न हैं। 2 प्रश्न मैंने बताए और इसकी थोड़ी आपको भूमिका भी बताई। अब आप 3, 4, 5 ये हल करेंगे। इसका सलूशन मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।